हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुरैशी स्टडी टिप्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें अपन बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो पोस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग टाइम पर कितना पेमेंट दिया जाता है सैलरी के रूप में, और आफ्टर ट्रेनिंग उनको सैलरी के रूप में कितना पेमेंट दिया जाता है। इस विषय में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी शख्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि उनको हर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी टाइमली मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए। देखिए, इस पूरी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी में कई सारे पोस्टेज होती हैं, कई सारी पोस्ट होती हैं। उन पोस्ट में कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी उनको दी जाती है इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, क्योंकि लगभग 11 से 15 के बीच में पोस्टें होती हैं रेलवे ग्रुप डी में, जिसमें अपना असिस्टेंट CNW आ जाता है, ट्रैक मेंटेनर आ जाता है, ठीक है, प्लस आपका हेल्पर आ जाता है ना, प्लस आपका गेटमैन आ जाता है। तो मतलब काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं जो रेलवे ग्रुप डी में शामिल होती हैं। उन रेलवे ग्रुप डी में जो पोस्ट शामिल होती हैं उन पोस्ट पर किस कैंडिडेट्स को किस पोस्ट पर क्या सैलरी मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से बताई जाएगी। वर्कशॉप में कितना पेमेंट मिलता है और ओपन लाइन डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स को कितना पेमेंट मिलता है सैलरी के रूप में, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में बताई जाएगी, है ना। कौन कौन से अलाउंसेस ट्रेनिंग के टाइम पर मिलते हैं और कौन से नहीं, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर के वीडियो को जो देखेंगे तो जो जानकारी आपको चाहिएगी वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और आपको जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और एक नई अपडेट हो रहा है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर कि बच्चों का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है, ठीक है। और RRB ने तो मतलब 10-15 दिन पहले लगभग 1 महीना होने वाला है तो एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म कर दिया था, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो उस एग्ज़ाम डेट को निरस्त कर दिया गया है। मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि 17 नवंबर को ही रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ये कंफर्म अभी तक हुआ नहीं है। इसके बारे में अपन भी इस वीडियो में आफ्टर सैलरी डिस्कशन बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, मेरी आपसे ये गुजारिश है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लाइक बटन शेयर करना ना भूलें। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें रेलवे ग्रुप डी में होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट मैंने रखी है वो रखी है पॉइंट्समैन की, है ना। पॉइंट्समैन की पोस्ट रखी है। पॉइंट्समैन का क्या काम रहता है? मैनेजेज सिग्नल्स एंड पॉइंट्स ऑन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स पर जितने भी सिग्नल लगे रहते हैं उनका मेंटेनेंस का काम पॉइंट्समैन और असिस्टेंट पॉइंट्समैन का काम होता है, ठीक है। ये एक पोस्ट हो गई अपने रेलवे ग्रुप डी की। फिर दूसरी पोस्ट जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि ट्रैक मेंटेनर की होती है, जिसका काम क्या होता है? रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने का काम होता है ना। रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ये अपनी दूसरी पोस्ट हो गई। तीसरी पोस्ट कौन सी है अपनी? हेल्पर। हेल्पर किसी भी तरीके का हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो सकता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो सकता है, प्लस आपका SNT सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है ना। तो इसका जो हेल्पर का काम होता है, वो हेल्पर का काम क्या होता है? हेल्पर का काम होता है अपने सपोर्ट्स वेरियस टेक्निकल एंड मैकेनिकल फंक्शंस विद इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। जो भी उनको डिपार्टमेंट्स मिलता है, जैसे ट्रैफिक मिल गया, है ना। ट्रैफिक में कौन आते हैं? स्टेशन मास्टर के जो असिस्टेंट होते हैं वो हेल्पर का रूप में काम करते हैं, है ना। प्लस आपका क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जैसे मान लो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हेल्पर का काम क्या होता है? औजार वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या उनको उपलब्ध करवाना,
है ना। एसएनटी में हेल्पर का काम क्या होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो भी बंदे टेक्नीशियन के साथ जाते हैं वो हेल्पर के रूप में काम करते हैं, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, हेल्पर वाली पोस्ट का वर्क प्रोफाइल हो गया कि उनका वर्क क्या होता है, ठीक है। फिर चौथी जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट लोकोसेट में, है ना। असिस्टेंट लोकोसेट मतलब लोकोसेट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो डीजल होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है ना। तो इन दोनों डीजल और इलेक्ट्रिकल लोकोसेट में भी अपन को हेल्पर की ज़रूरत होती है, जो ग्रुप डी के बंदे काम करते हैं उसमें, है ना। इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द लोकोसेट, इंजन की रख रखाव, इंजन के मेंटेनेंस के लिए जो हेल्पर चाहिए होते हैं उनका काम करते हैं असिस्टेंट लोकोसेट। फिर अपनी नेक्स्ट जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, है ना। कैरीज आउट ऑपरेशनल टास्क विद इन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो भी ऑपरेशन टास्क होता है वो इनको मेंटेन करना होता है, इनको करना पड़ता है, ठीक है। फिर अपनी जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट टीएल एंड एसी, है ना। ये हैंडल्स टास्क रिलेटेड टू ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, है ना। ये सबसे बेस्ट पोस्ट होती है रेलवे ग्रुप डी में, सबसे बेस्ट पोस्ट इसी पोस्ट को माना जाता है, क्योंकि ये लगभग इनका टीए ही 20 से 25 हज़ार के बीच में बन जाता है ना। 20 से 25 हज़ार के बीच में इनका टीए बन जाता है। तो मतलब बहुत ही इनकी सैलरी भी मतलब 70-80 हज़ार रुपये जाती है। रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट होने के बावजूद इतनी बंदे सैलरी उठाते हैं इसमें, और कुछ बंदे तो 1 लाख के आसपास भी इस पोस्ट में सैलरी उठाते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी में, क्योंकि इनका काम ही यही होता है पूरे दिन पूरी मतलब यहाँ से जैसे अजमेर से ट्रेन चली, है ना। जैसे अजमेर से ट्रेन चली पुरी तक, अब अजमेर से पुरी जाने में कम से कम 2200-2300 किलोमीटर का रन है ना। अब 2300 किलोमीटर का टीए कितना बन गया, 2-3 दिन का ट्रैवलिंग रहता है इनका, तो मतलब टीए दबा के बनता है इनमें, है ना। मतलब इस वाली पोस्ट में पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है रेलवे ग्रुप डी में, तो हर कोई इस पोस्ट को लेना चाहता है, लेकिन ये पोस्ट हर किसी को नहीं मिलती। जिनका टॉप मार्क्स होता है, जिनकी डिज़ायर होती है, उन्हीं को ये पोस्ट मिलती है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं अपनी असिस्टेंट ब्रिज, है ना। असिस्टेंट ब्रिज का क्या काम होता है, असिस्ट इन द इंस्पेक्शन एंड माइनर रिपेयर्स ऑफ रेलवे ब्रिज, है ना। रेलवे ब्रिज वगैरह जो बनते हैं क्या कहते हैं, जो रेलवे फाटक के पास या ऊपर वाले जो ब्रिज बनते हैं, अंडर ब्रिज बनते हैं ना, वो सब इस काम में असिस्टेंट ब्रिज वाले में आते हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये भी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इसमें भी काफ़ी सारा टीए बनता है, क्योंकि जो ट्रैक मशीन होती है वो काफ़ी दूर तक जाती है, 400-500 किलोमीटर दूर तक। तो इनका भी ये भी दूसरे नंबर की बेस्ट पोस्ट मानी जाती है रेलवे ग्रुप डी में, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। फिर आता है असिस्टेंट वर्कशॉप, ये भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तीसरे नंबर की बेस्ट प्रेफरेंस जॉब मानी जाती है असिस्टेंट वर्कशॉप। परफॉर्म वेरियस टास्क इन द मैकेनिकल वर्कशॉप में जो वेरियस टास्क होते हैं उनका काम ये होता है। फिर आता है पोर्टर अपना, है ना। फिर आ जाता है अपना गेटमैन, है ना। गेटमैन का क्या काम होता है, मैनेज रेलवे क्रॉसिंग वगैरह, जो रेलवे फाटक के पास में जो ट्रेन आना जाना करती है उनको मैनेज करना होता है ना। तो ये तो रही अपनी टोटल कितनी पोस्टें हो गई, लगभग 10 से 11 पोस्ट के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि रेलवे ग्रुप डी में इतनी पोस्ट होती है, ठीक है। अब इनकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है ना। तो चलिए अपन चलते हैं एक सैलरी स्लिप पर। ये देखिए मेरे सामने एक सैलरी स्लिप खुली हुई है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने हाइड कर दी है, क्योंकि हर किसी की सैलरी स्लिप दिखा नहीं सकते ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर। देखिए ये सैलरी स्लिप है NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की, इज्जत नगर की, है ना। मतलब इज्जत नगर में इस बंदे की पोस्टिंग होगी कोई सी भी रेलवे स्टेशन पर। वो स्टेशन भी मैंने हाइड कर दिया है, ताकि किसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं तो वो आपको दिखा नहीं सकते, है ना। तो इस बंदे की जो पोस्ट है वो देख लेते हैं अपन। इस बंदे की पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर, है ना, ट्रैक मेंटेनर। और मैंने ट्रैक मेंटेनर के वर्क प्रोफाइल के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि इसका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो ट्रैक को मेंटेन करने का काम होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट होती है, ठीक है। और ये अपने सितंबर महीने की सैलरी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इस बंदे की सितंबर महीने में कितनी सैलरी बनी है। इसका डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड कर रखा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी जो है वो है
21/8/2023, मतलब 2023 के अगस्त महीने में 21 अगस्त को इसकी ज्वाइनिंग हुई है ना। और इसका बेसिक पे कितना है? 18,500, है ना। 18,500 क्यों है? इसका बेसिक तो होना चाहिए, अभी 2025 चल रहा है, 2025 में इसका बेसिक पे होना चाहिए, 2024 में इंक्रीमेंट लगेगा, फिर 2025 में इंक्रीमेंट लगेगा, तो 19,100 के आसपास होना चाहिए इसका इंक्रीमेंट। अब इसका इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा ये मेरे समझ में नहीं आया, या तो इस बंदे को कोई ना कोई चार्जशीट वगैरह मिली होगी, इस वजह से इसका इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ होगा। अपन इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सैलरी स्लिप आई है वो मुझे इंक्रीमेंट नहीं लगा इसका, या फिर कोई चार्जशीट लगी है, इंक्रीमेंट रोक दिया गया, वो अपन नहीं जानते इस बारे में, ठीक है ना। 18,500 इसका बेसिक दिखा रखा है अभी, और इसका जो इंक्रीमेंट डेट है वो हर 1 जनवरी को साल के 1 जनवरी को लग जाता है। अभी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा इसका 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2026 को लगेगा, ठीक है। 1 जनवरी इसका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी 2026 को लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके चलते हैं, ये इसकी पर्सनल डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स जिसमें सैलरी आती है। तो अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसकी 30 दिन की सैलरी है, ड्यूटी डेज 30 दिन की है। वेतन रहित दिवस कितने हैं? 0, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसको इसका सैलरी नहीं मिली हो, हर दिन का सैलरी मिला है इसको। अब इसकी सैलरी कितनी है? बेसिक पे कितना है? 18,500, ठीक है। बेसिक पे कितना है इसका? 18,500, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग काफ़ी पहले हो चुकी है, इस वजह से इसकी बेसिक पे बढ़ा हुआ है ना। वैसे बेसिक पे इसका 19,100 होना चाहिए, लेकिन 18,500 है, तो कोई ना कोई इंक्रीमेंट इसका रोका गया होगा, चार्जशीट मिली होगी इस बंदे को, इस वजह से इसका बेसिक पे 18,500 दिखा रहा है, ठीक है। 18,500 बेसिक हो गया। डियरेंस अलाउंस कितना हो गया? 10,175। 10,175 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये 55% से कैलकुलेट है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी मंजूरी दे दी है कुछ ही दिन पहले 58% डीए को, तो अपन जो कैलकुलेट करेंगे अदर्स पोस्ट की, वो करेंगे 58% डीए से, ठीक है। तो इसका डियरेंस अलाउंस कितना हो गया? 10,175। महंगाई भत्ता कितना हो गया? 10,175। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना हो गया इसका? 1,395 रुपये। जब स्टार्टिंग ज्वाइनिंग लगती है तब अपन को टीए जो मिलता है वो फिक्स मिलता है 1,250 रुपये की, 1,250 रुपये के करीब, राउंड फिगर में मैंने ले लिया है ना। 1,250 रुपये मिलता है जब स्टार्टिंग में जॉब लगती है किसी बंदे की, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। 1,395 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। फिर है इसका सेल अलाउंस, 150 रुपये सेल अलाउंस हो गया। स्पेशल पे गेट कीपर 1,250 रुपये हो गया, ठीक है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो नाइट ड्यूटी में 3,058, इसका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, जिसको रिस्क अलाउंस भी बोलते हैं। सॉरी, रिस्क अलाउंस अलग होता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग होता है। 3,058 इसका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। बाइसिकल अलाउंस 180 रुपये हो गया। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर्स 3,375 इसका रिस्क अलाउंस होता है। लेकिन अदर पोस्ट में क्या है? रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, है ना। अदर जो पोस्ट होती है उसमें रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, ओनली टीआरडी को छोड़ के। टीआरडी और ट्रैक मेंटेनर में रिस्क अलाउंस मिलता है, बाकी किसी भी पोस्ट में रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। एक स्टेशन मास्टर को रिस्क अलाउंस मिलता है, लेकिन स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है, और ये जो ग्रुप डी है वो लेवल 1 की जॉब है ना, ठीक है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 और ग्रुप डी लेवल 1। तो लेवल 1 में सिर्फ 2 पोस्ट पर रिस्क अलाउंस मिलता है, एक तो ट्रैक मेंटेनर पर और एक टीआरडी वाली पोस्ट पर। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट में रिस्क अलाउंस मिलता है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल इसकी जो ग्रॉस सैलरी हो गई है वो हो गई है 38,083 रुपये, 38,083 रुपीज़ ओनली, है ना, ठीक है। अब कुछ इसमें से डिडक्शन भी होता है। वो डिडक्शन कितना होता है? इसका कुल जो डिडक्शन हुआ है वो हुआ है 3,898 रुपये, 3,898 रुपये। 38,083 रुपये में की सैलरी बनी है इसकी टोटल, उसमें से 3,898 रुपये इसके कट गए, तो इसको जो नेट इन हैंड इसके अकाउंट में जो सैलरी आई है वो आई है 34,185 रुपये, 34,185 रुपये इसके अकाउंट में आई है। अब क्या क्या डिडक्शन हुआ है वो अपन देख लेते हैं। देखिए, डिडक्शन इनका हुआ है रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये इसके कटे हैं इंश्योरेंस के, जो रेलवे एम्प्लॉय का होता है।
न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का कितना कट गया 2868 रुपये। एनपीएस क्या होता है, आपका बेसिक और डीए का मिला के 10% गवर्नमेंट काटती है और 14% गवर्नमेंट अपना शेयर देती है, मतलब 24% आपको एनपीएस मिलता है ना। ये अकाउंट में आपका जमा होता रहता है। जैसे ही आपका रिटायरमेंट होता है, जिसमें से आपके पास ये चॉइस रहती है, आप या तो पूरा का पूरा पैसा निकलवा सकते हैं, है ना, या फिर 60% पैसा आप कैश निकलवा सकते हैं, बाकी 40% का आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं एनपीएस के थ्रू, है ना। तो एनपीएस का 2868 रुपये कट जाता है। फिर है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्जेज, है ना, इसका 629 रुपये कट जाता है लाइट बिल का। फिर हाउस रेंट का कट जाता है 340 रुपये, ठीक है। इलेक्ट्रिक 340 रुपये कैसे कटा, ज़्यादा होना चाहिए। हाउस रेंट 10% मिलता है, चलिए ठीक है। हाउस रेंट वैसे बेसिक का 10% कटता है। और इलेक्ट्रिक ड्यूटी इज्जत नगर उत्तराखंड, है ना, 31 रुपये इस चीज़ के कटे। इस तरीके से इसके 3898 रुपये टोटल कटे, है ना। 3898 रुपये टोटल कटे और कट कर कितने आए इसके अकाउंट में 34,185। और इसकी ग्रॉस कितनी थी, ग्रॉस सैलरी थी जो थी वो थी 38,083 रुपये, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। एक ग्रुप डी पोस्ट पर रहते हुए 38,083 बंदे की सैलरी बन रही है और उसमें से कट कर कितना मिल रहा है 34,185 रुपये, जो कि एक अच्छी सैलरी है मेरे हिसाब से, है ना। लोग बागों को जो स्टेट गवर्नमेंट में जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर मिलते हैं, लेवल 10 लेवल 11, उन तक को इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, 34-35 हज़ार 40 रुपये। हालांकि उनको 2 साल बाद में अच्छी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब तक 2 साल बाद में वो अगर अच्छी सैलरी पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं रेलवे में, क्योंकि रेलवे में प्रमोशन काफ़ी जल्दी होता है और टाइमली होता है ना। अगर अपन स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जो एक राजस्थान जेई होता है जूनियर इंजीनियर, उसको स्टार्टिंग में 21,000 कुछ रुपए मिलते हैं, 21,000 कुछ रुपए 2 साल तक, है ना। 2 साल बाद में उसको मिलना स्टार्ट होता है, 2 साल बाद में उसको 40,000 के आसपास मिलना स्टार्ट होता है ना। 40,000 मतलब 2 साल तक तो 21,000 कुछ रुपए लेगा, 2 साल बाद में 40,000 कुछ रुपए लेगा। लेकिन यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में आपको स्टार्टिंग में ही 35,500 के आसपास सैलरी मिलती है और 2 साल बाद में जूनियर इंजीनियर की सैलरी और रेलवे ग्रुप डी वाले बंदे की सैलरी बराबर होती है। तो आप पता लगा सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अच्छा सैलरी पैकेज देता है कैंडिडेट्स को, ठीक है। ये तो रही अपने ट्रैक मेंटेनर वाले पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। अब अपन चलते हैं दूसरी पोस्ट, असिस्टेंट CNW। असिस्टेंट CNW वाली पोस्ट पर कितना पैसा मिलता है बंदे को। तो देखिए ये है, पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट CNW। असिस्टेंट CNW में अगर स्टार्टिंग में किसी बंदे की जॉब लगती है तो उसको बेसिक कितना मिलता है, वही 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये बेसिक। डीए कितना मिलता है 10,440, ये मैंने 58% से कैलकुलेट किया है, ठीक है। 10,440 डीए कितना मिलता है जब स्टार्टिंग में लगते हैं तो 1250 रुपये उसको टीए के रूप में मिलते हैं। HRA कितना मिलता है 5400 रुपये, ये मैंने एक्स सिटी के हिसाब से ले रखा है, सॉरी ये मैंने किस हिसाब से ले रखा है, एक्स सिटी के हिसाब से ले रखा है 5400 रुपये, है ना। वाई सिटी पर कितना मिलता है 20%, वाई सिटी पर कितना मिलता है 20% और जेड सिटी पर कितना मिलता है 10%, ठीक है। और एक्स्ट्रा अलाउंसेज के रूप में कितने मिलते हैं, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंसेज के मिलते हैं। ये मैं आफ्टर ट्रेनिंग बता रहा हूँ, आफ्टर ट्रेनिंग किसी बंदे की जॉब लगती है तो उसको इतनी सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई 36,090 रुपये, है ना। ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई 36,090 रुपये। इन 36,090 रुपये में से उसको कट पिट कर कितने मिलते हैं, 32,746 रुपये उसको कट पिट कर मिलते हैं। क्या कट जाता है उसका, एनपीएस में कट जाता है, बेसिक प्लस डीए का 10%, ठीक है। बेसिक प्लस डीए का 10% उसका एनपीएस कट जाता है और 14% गवर्नमेंट अपना शेयर ऐड करती है उसमें। तो इस तरीके से टोटल 24% कैंडिडेट्स का जमा होता रहता है हर महीने, ठीक है। फिर तो अपनी इन हैंड सैलरी ये असिस्टेंट CNW वाले पोस्ट पर 32,746
46 रुपये मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में रेलवे की किसी भी पोस्ट में हर साल इंक्रीमेंट लगता है 3-3% करके, है ना। डीए तो 3% साल में 2 बार बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन इंक्रीमेंट और लगता है जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो रेलवे हर साल इंक्रीमेंट के रूप में आपका सैलरी बढ़ाता है। उस विषय में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ग्रेड पे कितना रहता है, लेवल 1 की पोस्ट होती है, लेवल 1 की पोस्ट होती है ये, ठीक है। जब लगते हैं स्टार्टिंग में पहले पायदान पर होते हैं तो इसकी बेसिक कितनी होती है, 18,000 रुपये, ठीक है। फिर जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है तो उसका बेसिक बढ़कर कितना होता है, 18,500 रुपये। 18,500 का फिर जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है, तीसरे साल उसकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 19,100 रुपये। इस तरीके से बढ़ते 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 ये कितनी तक पहुंच जाएगी, ये मैंने 24, अगर किसी बंदे का 24 इंक्रीमेंट लग जाता है सैलरी में, तो उस बंदे की जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिक 35,400। 35,400 का मतलब क्या हो गया, लेवल 6 वाले बंदे की पोस्ट पर वो पहुंच जाएगा 35,400 सॉरी, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में भी अगर जॉब करते हुए कोई बंदा अगर रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट पर ही रहे तो उसकी सैलरी भी मतलब 70-80 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच जाती है ना। और रिटायरमेंट के टाइम पर लाख प्लस पहुंच जाती है, जब तक उसका प्रमोशन भी हो जाता है। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि 8th CPC जब लगेगा, 8वां वेतन आयोग जब लगेगा, तब इन हैंड सैलरी कितनी हो जाएगी, तब सैलरी कितनी हो जाएगी है। तो सभी के मतलब सभी विभागों में ये चर्चाएं तेज़ी से हो गई हैं कि लगभग जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.10 के आसपास का लगेगा। अगर 2.10 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 18,000 का 2.10 निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 37,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 36,500 या 37,000 के आसपास, मैं राउंड फिगर में 37,000 मान के चल रहा हूँ। 37,000 उसका बेसिक हो जाएगा, डीए 0% हो जाएगा 6 महीने के लिए। फिर सरकार 2%, 2.5%, 3% के हिसाब से बढ़ा सकती है बेसिक का 2.5%, 3%, इस तरीके से डीए बढ़ा सकती है हर 6 महीने में। साल में 2 बार पड़ता है डीए, ठीक है। तो 37,000 तो ये बेसिक हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेज मान लीजिए HRA आपका मिल गया, ठीक है, आपका टीए मिल गया, तो मतलब 40-42 हज़ार के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी 8वां वेतन आयोग लगते ही, ठीक है। फिर जैसे जैसे डीए बढ़ेगा तो ये सैलरी भी आपकी 50,000 के आसपास हो जाएगी आने वाले 2-3 सालों में। 8वां वेतन आयोग लगने के 2-3 सालों बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इन हैंड 50,000 के आसपास, जो कि रेलवे ग्रुप डी वाले बंदे के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी है ना। किसी भी पोस्ट को आप देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।